हाय एवरीवन, आप सभी को मैं रॉबिन शर्मा वेलकम करता हूं हमारे एक और जनवरी करंट अफेयर्स के वीक के डिस्कशन में। ये हमारी तीसरे वीक का डिस्कशन होगा जिसमें हम 22 जैन से लेकर 28 जैन तक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि ये मेरा ऐप है EDU24। इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ को आप मेरे इस ऐप के करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, वो वीडियो भी आपको मेरे इस ऐप के इसी करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में है। बाकी की भी और भी बहुत सारी चीजें इस ऐप पर मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी हुई हैं, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये मेरे कुछ कोर्सेज जो कि आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं मेरे ऐप पर। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस, आप इनको भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें कि आपके वीडियो सेशंस, पीडीएफ और क्विजेज अवेलेबल हैं। तो वीक 3 के हमारे करंट अफेयर डिस्कशन में ये है आपका आज की क्लास का पहला सवाल। नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम is jointly developed by United States and which country? अच्छा जी, चर्चा में क्यों है? तो आप लोगों ने ताइवान का नाम सुना होगा। ताइवान का जब जिक्र होता है ना, तो ताइवान क्या करता है ना, अपना इनका जो नॉर्थ वाला भाग है, इस नॉर्थन भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मदद मांगता है। किससे मदद मांगता है? यूएसए से मदद मांगता है। और यूएसए इनकी मदद करने के लिए कुछ ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इनको प्रोवाइड करता है, सो दैट कि अपना जो इनका नॉर्थन रीजन है, जिसका नाम क्या है, ताइपाई, इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इसके बाद ये आपकी NASAMS चर्चा में थी, जिसको किस किस के द्वारा आपका ज्वाइंटली डेवलप करा गया है? यूएसए और नॉर्वे के द्वारा। तो होता क्या है ना, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को किसी दूसरे देश से मदद मांगता हुआ देखते हैं, और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उस देश के किसी भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ये जो सिस्टम इन्होंने लिया है वो किस किस देश के कॉम्बिनेशन के द्वारा या फिर ज्वाइंट वेंचर के द्वारा डेवलप करा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा यूएसए और नॉर्वे का ये ज्वाइंट डेवलपमेंट है, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, याद रखिएगा। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप में से जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी को जीता? अगर आप में से किसी को भी विजय हजारे के बारे में आइडिया है, तो ये होता है 50-50 ओवर वाला जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है हमारे देश के अंदर। तो इसके जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं कर्नाटका। तो याद रखिएगा, कर्नाटका ने, ये इनकी 5th विजय हजारे ट्रॉफी है जिसको इस साल जीता है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कर्नाटका ने जिस खिताब को जीता, किसको हराकर जीता, तो यहां पर आपको याद रखना है विदर्भा को। विदर्भा के अंदर, जिसके अंदर करुण नायर खेल रहे हैं, और इन्होंने इनको 36 रन से हरा दिया इस फाइनल के अंदर। तो याद रखिएगा। और ये इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये कहां पर आयोजित कराया गया था, तो ये गुजरात के वडोदरा के अंदर इसका आयोजन कराया गया था। और यहाँ पर जो स्टेडियम, अगर स्टेडियम का मान लो कि कल को आपसे नाम पूछ ले, तो वो है आपका कोटाम्बी, कोटाम्बी स्टेडियम। तो याद रखोगे, कर्नाटका जीत गया, 36 रन से जीत गया, विदर्भा से जीत गया, और लोकेशन हमने जान ली, विजय हजारे 50-50 ओवर का डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? अब होता क्या है, जब कभी भी कोई भी बायोलॉजी या फिर बायोडायवर्सिटी रिलेटेड कोई नया स्पीशी डिस्कवर करा जाता है या फिर चर्चा में आता है, तो भैया देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये क्या है? एक प्लांट बेस्ड डाइट है। तो इनका एक डेटा आया था जो कि साउथ अफ्रीका के एक लगभग 4 मिलियन साल पुराना फॉसिल है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उसके अंदर इसके डेटा को दर्शाया गया। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक जीनस है एक्सटेंट प्राइमेट्स का, यानी कि एक विलुप्त प्राइमेट की एक प्रजाति है। तो जिसका नाम आप लोगों को क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिपिथेकस।
तो इसको एक एक्सटेंड जीनस मान सकते हैं आप, जो कि लगभग 4 से 1.5 मिलियन साल पहले जीते हुए नजर आते हैं। तो इनके फॉसिल्स को पाया गया साउथ अफ्रीका के अंदर, इसलिए हमारे लिए चर्चा में आ जाता है, क्योंकि इस तरीके की जो नई डिस्कवरी होती है ना, वो यार हमारे पेपर में पूछ ली जाती है। अगला सवाल, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा नाम क्या है कर्टैमी को मंजूरी दी है? विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकेंड लिविंग ड्रग, नाम क्या है उसका कर्टैमी, जो कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? तो ये है भाई आपका CDSCO, जिसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इसको अप्रूव किया है। अप्रूव किसको किया है, इसका नाम याद रखिएगा, इसको लिविंग ड्रग भी कहा जाता है, इसको नाम याद रखिएगा, कर्टैमी इसका नाम है। तो ये एक चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, जिसको ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए आपका डिजाइन किया गया है। तो चर्चा में था, जिसने अप्रूवल दिया है वो संगठन का नाम अगर कल को आपसे पूछ लें तो वो आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है, इसको लिविंग ड्रग के रूप में जाना जाता है वो आपको याद रखना है, और इसको किसको ट्रीट करने के लिए इजाद किया गया है, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए इजाद किया गया है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल, प्रलय मिसाइल किस संगठन ने विकसित करी है? तो इस साल के 26 जनवरी पर इस प्रलय मिसाइल का आपका जो परेड हुई थी उसमें भी इसका पोर्ट्रे हुआ था, इसका शोकेस कराया गया था। तो इसको विकसित करा गया है हमारी DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाम क्या है इसका, प्रलय मिसाइल। तो याद रखिएगा, ये इंडिया की पहली प्रैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, इंडिया की पहली। तो इसको रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी दिखाया गया है, और ये शॉर्ट रेंज, अच्छा ये याद रखिएगा किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है सरफेस टू सरफेस, यानी कि जमीन से जमीन पर वार करती है। इसकी रेंज वगैरह भी कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, तो भैया ये 150 से 500 किलोमीटर तक आपकी रेंज रखती है। तो आर्मी की टैक्टिकल नीड्स के लिए इसको डेवलप करा गया है, और अपने साथ ही काफी बड़े केजी मात्रा में वेट भी रख सकता है। तो अगर वेट कल को मान लो ये पूछ लें, तो याद रखिएगा ये 350 से 700 केजी तक के वॉर हेड को अपने साथ लेकर जा सकता है। तो DRDO ने डेवलप किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाम है प्रलय, 26 जनवरी की परेड के अंदर इसको लाया गया। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज है, और कितना पेलोड ये अपने साथ कैरी कर सकती है, हाई एक्यूरेसी है, तो काफी चर्चित है ये। ठीक है, प्रलय मिसाइल। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है? तो आपके साथ आपके इसी YouTube चैनल पर जो पिछले सालों के CGL पेपर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि राज्यों के द्वारा लॉन्च करी गई जो आपकी योजनाएं, स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णु देवसाई। इन्होंने लॉन्च किया इस आपकी योजना को, नाम आपके सामने है। कहां पर लॉन्च किया गया? रायपुर के अंदर लॉन्च किया गया। तो छत्तीसगढ़ आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाता। अब ना ये एक और चीज पूछते हैं आपसे, अगर ये स्टेट की किसी योजना के बारे में सवाल पूछते हैं कि भैया ये जो आपकी स्कीम लॉन्च करी गई है, इसका जो उद्देश्य है वो किसको फायदा देना है? तो लगभग 5.62 लाख जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लेबर का काम करता है, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट देने की बात है, जिनको ये 10,000 रुपए क्या देंगे, सालाना देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राज्य का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको फायदा मिल रहा है, कितनी रकम इनको दी जा रही है। तो ये सालाना 10,000 रुपए देने की इनको बात है, जो कि नंबर कितना है, 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। चलिए आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। वैगई नदी जो खबरों में थी वो किस राज्य के अंदर थी? तो आपके इसी यूट्यूब पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई देखो, ये जो वैगई नदी है इसको लेकर ना एक हाई कोर्ट है। वो हाई कोर्ट कौन सा है?
मद्रास हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट ने ना जो उनकी लोकल बॉडीज है उनको कुछ डायरेक्शन दी, कुछ निर्देश दिए कि भैया आप क्या करो ना, आप हमें अपना एक्शन प्लान बताओ, इसको लेकर कि आप इस वैगई नदी के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पॉल्यूशन को कैसे कम करोगे, इसका एक्शन प्लान हमें दो। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट वाला भाग है ना, तो वहीं पर एक रीजन है जिसको कहा जाता है पांड्या नाडु। वहां से ही आपकी जो रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। अच्छा याद रखिएगा वो हिल्स कौन से हैं जहां से ही आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है। मेघामलाई हिल्स, मैं यहां पर लिख देता हूं, मेघामलाई हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है। और उत्तर आपका यहाँ पर तमिलनाडु आंसर हो जाता। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि क्यों चर्चा में थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः बताइए कि किस किसने जीता। मैन का भी बताइए और वुमेन का भी बताइए। अब आपको पता है कि ये जो आपका स्पोर्ट्स वाला भाग होता है इससे आपके सवाल पूछे जाता है। 2025 की बात हो रही है, तो ये इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट को आयोजित कराया गया था। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए एक खिलाड़ी है जिनका नाम है विक्टर एलेक्सन। कहाँ के हैं ये है डेनमार्क के। सुना होगा आपने, काफी चर्चा में रहता है। तो इन्होंने थर्ड इंडिया ओपन मेन सिंगल टाइटल को जीता है। इन्होंने वो चाइना के हैं एक मेरे ख्याल से चाइना का क्या नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चाइना का बंदा है, उसको हराया था। और उसके बाद अगर महिलाओं की बात करी जाए तो उसमें आपको एन सी यूंग कहाँ की है भैया? साउथ कोरिया की। ये इन्होंने महिला के अंदर इन्होंने अपना खिताब जीता है। तो इन्होंने थाईलैंड के एक खिलाड़ी हैं उनको हराया था। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है कि मेंस की कैटेगरी में विक्टर और फीमेल्स की कैटेगरी में एनसी यंग। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछेंगे, किस मंत्रालय ने डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना को शुरू किया? DIA यानी कि डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले मंत्रालय का आपको नाम बताना है। तो देखो, जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है ना उसको बूस्ट करना कहां पर? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में, यानी कि विश्व लेवल पर वो प्रतिस्पर्धात्मक अपने जो दायरे हैं उनको बढ़ा पाए, इसलिए इसको जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है DIA यानी कि डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम को। तो ये 1 अप्रैल से आपकी जारी कर दी जाएगी, जिसमें जो इंपोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री करा जाएगा। और भी कई सारी चीजें हैं कि अगर कोई मतलब अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट मिनिस्ट्री का नाम आप याद रख लो। डिटेल में इस न्यूज के जाने की उतनी जरूरत है नहीं। अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस? अगर फर्स्ट नाम आ जाए ना, और वो भी कोई बड़ी संस्था का, वो भी हमारे देश के अंदर, तो भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि भाई 2036 के जो ओलंपिक्स होने की बात है वो इंडिया अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमारा देश फोकस कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और ये जो पहली इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है इसको हमारा आयोजन कराया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। तो मैं गुजरात का यहाँ पर नाम करेक्ट कर देता हूं, और गुजरात का कौन सी जगह? गांधीनगर में। तो यार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब से कब कराया जाएगा, तो जनवरी 27 से 30 तक इसका आयोजन कराया जाएगा। यानी कि आज इसका आयोजन, ये जो है जिसपे भी बातें होंगी कि भैया इसको ओलंपिक को होस्ट करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे कैसे टैकल करेगा देश, तो उस पर बात होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ आएंगे। अगला सवाल है, खबरों में छाया माउंट ईबू किस देश के अंदर लोकेटेड है? तो यार ये ना एक वोल्केनो है। किस प्रकार का वोल्केनो है? ये है आपका स्ट्रैटो वोल्केनो। स्ट्रैटो वोल्केनो है। इसकी लोकेशन है भाई इंडोनेशिया के अंदर। नाम आपने जान लिया, इसका नाम क्या था? माउंट ईबू। तो ये क्या हो गया ना, ये इरप्ट हो गया, लावा इससे निकल गया जनवरी के अंदर 2024 के अंदर।
और ये एक कोन शेप्ड वोल्केनो है, ठीक है, जो कि इरप्ट हुआ था, चर्चा में था। कई सारे बड़े तौर पर एक्सप्लोजन्स इसके अंदर हुए थे, जिससे ना लावा बाहर आया था और बहुत बड़ा धुएं का गुब्बारा आपका नजर आया था। तो कई सारे फ्रीक्वेंट इरप्शन होते रहते हैं इस आपके वोल्केनो से। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया, याद रखेंगे। अगला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हो रही है, तो देखो हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? मनसुख मांडविया। देखे होंगे आपने, काफी चर्चा में रहते हैं। तो इन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया 23 जनवरी को, कहां पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को काफी फोकस करके बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बहुत सारे इसके अंदर इवेंट होंगे, जैसे कि आइस हॉकी, स्केटिंग, कई सारे इसके अंदर गेम्स का आयोजन कराया जाना है। तो लद्दाख के अंदर इसको सेकंड बार आयोजित कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर भाई विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मन्नान कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो अभी आपने सीजीएल के 2024 के प्री के पेपर के डिस्कशन में देखा होगा कि हर राज्य के अंदर अगर कोई भी चर्चा आती है, कोई कम्युनिटी है, कोई फेस्टिवल है, कोई लैंग्वेज है, कोई मान्यता, अगर अलग धर्म की मान्यता वाले लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक नाम याद रखिएगा, रमन राजा मन्नान। ये क्या हुआ करते थे? ये ना किंग हुआ करते थे। मतलब हुआ क्या करते थे, मतलब है अभी भी ये इस कम्युनिटी के राजा हैं, मन्नान कम्युनिटी के। और ये ना पार्टिसिपेट करे करे हमारे देश के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर जो अभी रिपब्लिक डे की परेड हुई थी ना, उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। ये केरला राज्य की एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल डायनेस्टी है, जो कि नजर आती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो तमिल है, और कोई इस प्रकार की इनकी जो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन इनका कल्चर बहुत ज्यादा संबंधित है तमिल लैंग्वेज से। तो याद रखेंगे, पक्का आपका ये सवाल आपके एग्जाम मिलने वाला है, मन्नान कम्युनिटी से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यार। इस संस्थान ने 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से इंस्टीट्यूशन को अवार्ड दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए? भाई देखो, जिसको भी दिया गया उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस अवार्ड की ना कई सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे कि एक कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, यानी कि एक कैटेगरी होती है जहां पर आपको संस्थानिक श्रेणी के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें आपको नजर आएगी ये इनकोइस, इनकोइस जिसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो हैदराबाद के अंदर ये बेस्ड है भाई। ये भी याद रखिएगा, कल को अगर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इनका जो ये अवार्ड है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि जो आपदा वगैरह आती है उनको मैनेज करने के लिए भारत के अंदर, जैसे कि सुनामी वगैरह की वार्निंग देना, साइक्लोन को फोरकास्ट करना, कोस्टल एरिया पर कौन कौन से रिस्क है उनको लेकर जानकारी देना, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस संस्था का जो योगदान रहा है, इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला सवाल देखेंगे। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? मेरे इसी यूट्यूब पर आप लोगों को शॉर्ट्स के अंदर मैं क्विज पूछता हूं, तो वहां पर मैंने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का आप लोगों से रैंकिंग पूछा था। तो इंडिया की इसके अंदर रैंक है भाई 4th। तो डी विकल्प इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी हैं, इनका आप लोग मुझसे नाम पूछ सकते हैं। तो भाई देखो, पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है रशिया, और तीसरे पर है चाइना, और फिर उसके बाद है इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर। और भूटान सबसे नीचे रहा है, मैं लिख देता हूं। भूटान की जो रैंक रही है वो रही है 145th। इसके बाद पाकिस्तान भी पता नहीं कौन सी रैंक से कौन सी रैंक पर चला गया है। तो ये टॉप 4 कंट्री है, इंडिया चौथे नंबर पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होती है, तो ये एक प्रकार से ना जो 145 देश इसके अंदर लिस्टेड होते हैं, उनकी मिलिट्री पावर को
एक प्रकार से उनकी वॉर मेकिंग कैपेबिलिटी के आधार पर लिस्ट करती है कि भाई उनकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी क्या है ना। तो इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को शायद इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी की चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें इंडिया चौथे पर है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया और तीसरे पर चाइना। अगला सवाल देखेंगे भाई। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली? किसने किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है कि इसका नाम, चलो पहले नाम जान लेते हैं। इसका नाम है आईएनएस सर्वेक्षक। इंडियन नेवी का ये एक शिप है। और क्या काम किया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें इन्होंने 25,000 नॉटिकल माइल्स को कवर किया है। अब आपको पता है कि जब हम मॉरिशस की बात करते हैं तो हमारे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन के अंदर एक प्रकार से आइलैंड नेशन है। और जो कि मडागास्कर के ईस्ट में पड़ता है ये मॉरिशस। तो उसका इन्होंने सर्वे किया, बहुत सारी चीजें देखते हैं वहां पर, एक्टिविटी कैसी कैसी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। तो इसमें आईएनएस सर्वेक्षक आपका यूज किया गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? जीबीएस की हम बात कर रहे हैं, नाम क्या है? गुइलेन बेरी सिंड्रोम। देखो लगभग 59 लोग, कहां पर? पुणे में। आपने चर्चा में देखा होगा, इनको इस सिंड्रोम से आपने ग्रसित देखा होगा, अफेक्टेड देखा होगा। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इतने 59 लोगों को पुणे के अंदर इससे ग्रसित पाया गया है। और ये क्या करता है ना, जो नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल भाग होता है ना, उसको अटैक करता है ये सिंड्रोम। पहले ये मतलब मसल मूवमेंट के अंदर प्रभावित करता है, जो आपकी मसल वगैरह चलती हैं, पेन होता है, आपको टच सेंसेशंस होती हैं, कई सारे इसके अंदर ना जलन वगैरह जैसी चीजें होती हैं। तो ये लगभग 30 से 50 साल के उम्र को होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका संबंधी विकार है। चर्चा में था। नाम क्या है इसका? गुइलियन बेरे सिंड्रोम। कल को इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आएंगे। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में आपको बताना है। तो देखो, जो यूएनजीए है, यूएनजीए क्या है भाई? ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है, वो ऑब्जर्व करती है 24 जनवरी को। इसके रूप में, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में, कि भाई जो शिक्षा का रोल है किसमें, शांति और विकास में, वो कितना है, उसको ये प्रदर्शित करता है। कल को अगर ये पूछ लें कि भैया इस 24 जनवरी को कब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन घोषित किया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे, दिसंबर 2018 को इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में घोषित किया गया था। अब आप लोग याद रखेंगे कि जो थीम है वो क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है एआई एंड एजुकेशन, इसका थीम है, ये भी याद रखना है। तो 24 जनवरी याद रखेंगे, थीम याद रखेंगे, कौन इसको मनाता है, किसने डिक्लेयर किया था, क्या इसका एम है, कब इसको घोषित किया गया था, ये सारी बातें याद रखनी है। अगला सवाल, टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? नाम क्या है? टाइफून मिसाइल सिस्टम। तो भाई इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है, इन्होंने अपना जो टाइफून मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको रीलोकेट किया था। कहां पर? फिलीपींस में। तो इनका ही मिसाइल सिस्टम है, इसको रीलोकेट करने के लिए कि भाई अपनी जो हमारी मोबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए चर्चा में था। चाइना के साथ, रशिया के साथ अगर टेंशन होती है तो किस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो ये एक एमआरसी है। एमआरसी का मतलब हो जाएगा मिड रेंज कैपेबिलिटी। एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा विकसित किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स नाम याद रखेंगे टाइफून मिसाइल सिस्टम का। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि खबरों में रहा, विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों के साथ लगती है? लेक विक्टोरिया जिसको न्यूज में देखा गया, बताइए कि कौन कौन से देशों के साथ ये अपनी
बॉर्डर शेयर करता है। अब हुआ क्या, कुछ ना वैज्ञानिक, कुछ रिसर्चर्स जो कि नॉर्थ अमेरिका के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स हैं, और इनके साथ मिलकर केनिया के रिसर्चर्स ने एक जेनेटिक सर्वे कंडक्ट किया। क्या किया? जेनेटिक सर्वे कंडक्ट किया इसी लेक विक्टोरिया के अंदर। ठीक है, तो वर्ल्ड की सेकंड, मैं यहां पर लिख देता हूं, लेक विक्टोरिया की बात हो रही है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये लेक विक्टोरिया, जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपकी पड़ती है, और जो दो देश इससे बॉर्डर लगाते हैं उसमें केनिया, युगांडा और तंजानिया, आपको याद रखना है, ये पेपर के अंदर आएगा आपका। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसी लेक से जो सोर्स है किसका, व्हाइट नील का, वो नजर आता है। फिर बाद में जाकर वो किससे मिल जाती है? ब्लू नील से मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? सूडान में, और वहीं से फिर आपकी नील रिवर बनती है। ये सारी बातें पता है, व्हाइट नील ब्लू नील से मिल रही है सूडान में, और फिर वो नील नदी के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आइए। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च करने वाली राज्य सरकार का नाम आपको बताना है। भाई देखो, होता क्या है अभी ना हमारे देश के अंदर एक नेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया था। नेशनल चाइल्ड डे 2025 के उपलक्ष्य में हरियाणा के मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? श्रुति चौधरी। इन्होंने इस सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया था। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये क्या करता है ना, जो कई सारी योजनाएं, जैसे कि मतलब बेनिफिट मिलते हैं, इसके बेनिफिट, कौन सी योजना के बेनिफिट? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के जितने भी बेनिफिट मिलते हैं उनको ये क्या करता है? ट्रैक करता है। ये जो ऐप है, भी किस किस को किस तरीके से अभी तक बेनिफिट मिल चुके हैं। इसके अंदर ना जो सैनिटरी नैपकिन्स होता है, या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जो बीपीएल के नीचे आती हैं, जिनकी उम्र 10 से 45 साल है, उनको ये कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे बेनिफिट देने का काम करती है, आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूलों के जरिए। तो उसमें इस ऐप के जरिए ना इनको ट्रैक करना, इनके जो बेनिफिशियरीज हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, उनको मंथली बेनिफिट्स को कलेक्ट करना, वो सब काम नजर आता है। तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। सम्मान संजीवनी ऐप है, कौन सी स्कीम के बेनिफिट को ट्रैक करता है? वो है कितने से कितनी एज की महिलाओं को अंदर क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की? तो इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन विच सिटी? तो भाई ये 21 जनवरी को इसका आयोजन कराया गया न्यू दिल्ली में। तो यहां पर आपका आंसर बन जाता है विकल्प नंबर सी। उद्देश्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऐसी मीटिंग के लिए कि भाई आप ना एक ऐसी पंचवर्षीय प्लान बनाओ, 5 साल का या 5 ईयर प्लान बनाओ, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके जितने भी बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर। तो ये चर्चा में थी। आयोजन कराने वाले शहर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नई दिल्ली, याद रखेंगे। अगला सवाल है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो देखो, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने जो इनकी बाउंड्री है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इसको रिवाइज करने की बात करी है। तो भाई हमारे जो लीगल इश्यूज के मुद्दे चल रहे हैं उनको हम एक बार एड्रेस करते हैं। तो इसकी लोकेशन पड़ती है अरावली हिल्स में। अब अरावली हिल्स का नाम ले लिया तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो पड़ जाएगा राजस्थान के अंदर। तो काफी बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, और आपको पता है कि एक हिस्टोरिक फोर्ट है, क्या नाम है? नहरगढ़ फोर्ट। उसके नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा हुआ है, और इसमें बायोलॉजिकल पार्ट और कई सारे लायन सफारी वगैरह आते हैं। तो राजस्थान इसकी लोकेशन है, ये हमें याद रखना है। अगला सवाल है, किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 को पब्लिश करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है।
अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सवाल पूछा जाएगा। जब ऐसे कोई भी इंडेक्स आता है ना, तो उस इंडेक्स के डेटा वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो चलो आप लोगों को याद हो गया कि इस इंडेक्स को लॉन्च किया नीति आयोग ने। 2025 की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को इनके द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें जो हमारे देश के 18 मेजर इंडियन स्टेट है उनको अलग अलग 5 इंडाइसिस में इन्होंने डिवाइड करके उनके पैरामीटर के ऊपर कुछ कुछ डेटा दिया है। जैसे कि भाई क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है इन राज्यों के अंदर, इनके अंदर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसा है, इनके अंदर फिस्कल प्रोसीजर कैसा है, इनकी जो डेट इंडेक्स है वो किस प्रकार की है। तो इसमें आपको याद रखना है, अगर कल कोई सवाल पूछ ले, उड़ीसा राज्य को फर्स्ट रैंक मिली है। उड़ीसा फर्स्ट रैंक पर रहा है और सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा है सस्टेनेबिलिटी में, और ये सारे के सारे फैक्टर्स के आधार पर अगर देखा जाए। तो पहले नंबर पर कौन रहा है, प्लीज इसको याद रखिएगा। कौन इसको जारी कर रहा है वो भी आपको याद रखना है, नीति आयोग। अगला सवाल देखेंगे, पंगसो दर्रा जिसको खबरों में देखा गया दो देशों के बीच में लोकेटेड है। तो भाई देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये जो दर्रा होता है यानी कि पास होता है, तो करंट अफेयर में जब ये चर्चा में होता है ना, तो हमें ये देखना होता है कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो हुआ क्या, एक ना फेस्टिवल होता है जिसका नाम क्या है, पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। इसको सेलिब्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में। ठीक है, तो ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ता है, तो यहां पर आपका आंसर पड़ जाता भाई ऑप्शन नंबर सी। तो बर्मा के अंदर ना एक विलेज है पंगसू, उसके नाम पर इस दर्रा का नाम पड़ा हुआ है। और एक तरीके से बर्मा और, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बर्मा और असम के बीच में ये पास एक अच्छा रूट प्रोवाइड करता है, तो चर्चा में था और याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आता है। अगला सवाल है, कौन से दो भारतीय शहर हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आद्य भूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपको कोई ऐसे शहरों का नाम सुनने मिले जिन्हें जॉइंटली रामसार कन्वेंशन की सिटीज के वेटलैंड के अंदर एक्रेडिट किया गया हो, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई सबसे पहले रहेगा आपके एमपी का इंदौर, और उसके बाद आपके राजस्थान का उदयपुर। इन दोनों शहरों को आपको याद रखना है, तो इंदौर और उदयपुर दोनों को नाम याद रखिएगा। तो ये पहले भारतीय शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी के अंदर एक्रेडिट किया गया है रमसार कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो वेटलैंड होते हैं उनको लगभग जो ग्लोबली 172 मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर इनका यूज होना, उनको प्रमोट करना, उनकी कन्वेंशन को प्रमोट करना। तो ये जो एक्रेडिट कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो ऐसी सिटीज होती हैं जिनके अंदर नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बातें होती हैं, उनको लेकर चर्चा आती है। तो इंदौर और उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है, याद रखेंगे ये। अगला सवाल, एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। ATAGS यानी कि एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को डेवलप कराया गया है कौन सी संस्था के द्वारा। अब देखो अभी जो हमारी 76th रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, वहां पर इसको शोकेस किया गया, ATAGS को, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को। तो इसको डेवलप किया है DRDO के द्वारा। तो 26 जनवरी को इसको शोकेस करे जाने की वजह से चर्चा में थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो लगभग इसकी 48 किलोमीटर की रेंज है, जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है टोर्ड आर्टिलरी सिस्टम्स की ग्लोबली तौर पे। तो इसलिए हमारी चर्चा में थी, एक बड़ी उपलब्धि है, DRDO ने इसको डेवलप किया। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाइट नेप्ड टिट पक्षी जिसे हाल ही में कपाट गुड्डा पहाड़ियों पर देखा गया, किस देश का ये स्थानिक पक्षी है। व्हाइट नेप्ड टिट बर्ड जिसको रिसेंटली स्पॉट किया गया कपाटा गुड्डा हिल्स के ऊपर, ये किस कंट्री का एंडेमिक स्पीशीज है। तो भैया ये कर्नाटका के अंदर पाया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जो हिल्स है, कल को अगर इसका नाम पूछा जाए, कर्नाटका राज्य के अंदर ये हिल्स है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आपको याद रख जाए, वैज्ञानिक नाम अगर इसका याद रह जाए, वो है
मार्क्लोफस नाचालिस। नाक्लोफस नाचालिस इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये इंडिया की ही एक एंडेमिक स्पीशी है। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अलावा और भी कई सारे राज्यों में देखने के लिए मिलती है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है। भाई इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। वो कौन सा सिटी है जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 6 रीजनल ऑफिस बना दिया गया है, तो ये है हमारा वाराणसी, याद रखेंगे। तो ये जो IWAI है, मतलब जिसको इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ना अपना ये रीजनल ऑफिस को सेटअप किया है वाराणसी के अंदर। इसको 1985 के अंदर किसको IWAI को स्थापित किया गया था, जो कि हमारे देश के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं ये। तो ये याद रखिएगा कौन सा रीजनल ऑफिस है, ये छठा रीजनल ऑफिस है। इससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो नोएडा के अंदर है। ये भी याद रखिएगा इसका IWAI का, कल को अगर ये आपसे पूछ लें। इसके अलावा इससे पहले के जो 5 इनके रीजनल ऑफिस थे वो कहाँ कहाँ पर थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है इनका गुवाहाटी के अंदर, एक है इनका पटना में, एक है इनका कोची में, एक है इनका भुवनेश्वर में, और एक है इनका कोलकाता में। अभी इनका छठे नंबर पर स्थापित किया गया है वाराणसी के अंदर। आगे आइए भाई। अगला सवाल कहता है कि कौन सा बैंक क्लैरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला इंडियन बैंक इन 4 विकल्प में से कौन है। तो ये है भाई आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये पहला इंडियन बैंक बना है जिसने अपने इस क्लैरी 5 के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के सॉल्यूशन को इंटीग्रेट किया है। तो इनकी जो ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ एक तरीके से लिंक है, उसको इम्प्रूव करेगा। तो पहला बैंक कौन बना है, PNB। तो भाई ये था हमारे जनवरी 2025 के वीक नंबर 4 का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आपकी परीक्षाओं से संबंधित इस चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम पर ही मैं वीडियोस वगैरह के लिंक डालता रहता हूँ, सो दैट कि आपको एग्जाम्स की या बाकी चीज़ों की अपडेट मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में ही मेरे ऐप का भी लिंक है। ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था क्लास के स्टार्टिंग में, जहाँ पर मैंने बताया कि भाई मेरे इस ऐप पर आपको हमारे इस आज की क्लास की वीडियोस भी मिलेंगी, इसकी PDF भी मिलेंगी, और इसके क्विज भी मिलेंगे। पर ना सिर्फ इस करंट अफेयर के, और भी मल्टीपल चीजों के आपको क्विज, टेस्ट सीरीज और बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें भी प्रोवाइडेड हैं। तो इसे जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।